देवरानी की सौतन। राधा एक सीधी सादी लड़की है। उसकी सास विमला तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जेठानी लता को राधा बिल्कुल पसंद नहीं। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राधा का पति मिहिर उसकी सौतन ले आया। ये कौन है जी? आप किसको घर पर ले आए? ये इस घर की नई बहू और मेरी पत्नी सोनाली है। क्या? आपने दूसरी शादी कर ली? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ैल? निकाल इसे यहाँ से। माँ राधा, आप दोनों एक बात समझ लो। मैंने सोनाली से शादी अपनी मर्जी से की है, वो यहीं रहेगी। और राधा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। पर सोनाली अब यहीं रहेगी। राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मिहिर सोनाली को उसी कमरे में लाता है और राधा से कहता है, राधा, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आज से सोनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी। ये क्यों इस रूम में रहेगी? ये मेरा कमरा है। आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। ओह डार्लिंग, इस गवार को तुमने सर पर चढ़ा रखा है। छोड़ो ना, हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं। वैसे भी इस रूम का इंटीरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया। ओके डार्लिंग, जैसा तुम कहो। मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां पर विमला और लता आ जाती हैं। विमला राधा को समझाती है, लेकिन लता अपनी देवरानी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है, राधा, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सौतन ले आया। मेरे पति तो बिल्कुल वैसे नहीं है। वो किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर देखते तक नहीं है। हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। लता बहू, ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? जाओ, राधा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी सोनाली और मिहिर भी वहां आ गए। सोनाली कहती है, डार्लिंग, क्या यहाँ रोज इतना ही ऑयली ब्रेकफास्ट बनता है? मुझे इतना ऑयली खाने की आदत नहीं। सुबह कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। आज तुम ये खा लो डार्लिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा। ओके डार्लिंग, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनाली मिहिर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर राधा को बहुत दुख होता है। उसके बाद मिहिर अपने ऑफिस चला जाता है। तब लता सोनाली से कहती है, सोनाली, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पसंद तो मुझे भी कोई नहीं करता। सब उस राधा के आगे पीछे ही घूमते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। लता सोनाली से बहुत बातें करती है। जब मिहिर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटों बातें करती। लता और सोनाली की नजदीकियां देखकर विमला सोचती है, ये लता बहू हमेशा सोनाली से गुड़ पर चींटी की तरह क्यों चिपकी रहती है? राधा से तो कभी इसने ढंग से बात भी नहीं की। राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं, लेकिन देवरानी की सौतन से चिपकी रहती है। विमला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां राधा आकर पूछती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे राधा, मुझसे क्या पूछ रही है? अपने पति से पूछ। मिहिर जी। राधा कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिहिर बोल पड़ता है, माँ, मैं और सोनाली आज शाम मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, आप ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना ना बेटा, रो मत तू। उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। शाम को मिहिर सोनाली को आवाज देता है, सोनाली, सोनाली जल्दी बाहर आओ। इतनी देर करोगी तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। ओह डार्लिंग, तुम तो तैयार भी नहीं होने देते। देखो,
कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मिहिर सोनाली के साथ चला जाता है। ये सब देखकर राधा बहुत रोती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिहिर सोनाली से कहता है, सोनाली, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है डार्लिंग। बेटा, राधा को भी शॉपिंग पर ले जा, उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती। बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। क्या कह रही हो माँ? मैं राधा को लेकर बाहर जाऊंगा? कभी नहीं। सॉरी माँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रुपया दे दूंगा, आप चली जाना उसे लेकर। बेटा, तू तो राधा को बिल्कुल भूल गया है, मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है। हाँ, तो वो क्यों रह रही है इस घर में? चली क्यों नहीं जाती? राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना। बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मिहिर की बात सुनकर राधा के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधा अब बहुत दुखी और चुप चुप रहने लगी। एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी, लेकिन किचन में से बातों की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई और सोचने लगी, अरे, ये इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? ये तो लता और सोनाली की आवाज लग रही है। ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है? ध्यान से सुनती हूँ तब पता चलेगा। वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है। सोनाली लता से कह रही थी, देख मेम साहब, तेरे देवर को मैंने तेरे कहने से पटाया था, मैंने तेरा काम कर दिया। अब तू मुझे बाकी के रुपए दे दे, नहीं तो तेरे घर वालों को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे तू ज्यादा चालाक मत बन, मैं तुझे पहले भी कई सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब और रुपए नहीं दे सकती। तू जैसी लड़की को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा पति दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो सोनाली की जन्म कुंडली निकालने में लग जाती है। तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है। एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है, मेहर, तुमने सोनाली से शादी कर ली है, ये बात हमारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सोनाली, तुम भी अपने रिश्तेदारों का नाम और पता बता दो, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। ये सुनकर सोनाली घबरा जाती है। तभी मिहिर कहता है, माँ, सोनाली का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, वो सब अमेरिका में रहता है। सोनाली खुद अमेरिका से आई है, इसलिए आप बस हमारे रिश्तेदारों को ही इनवाइट कर दीजिए। मेहर, तुम बहुत भोले हो, तभी तो इस 420 सोनाली ने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। यह कोई अमेरिका से नहीं आई, ये जेल से आई है, और इसके घर वाले भी एक नंबर के चोर है। ये और इसके घर वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर घर लूट कर ले जाते हैं, और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लता। लता, अब तुम बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने ही सोनाली को रुपए दिए थे कि वो मिहिर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बनकर इस घर में आ जाए। लेकिन भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे। घर के सभी लोग और माँ तुमसे प्यार करते थे, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मेरा घर बर्बाद किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मिहिर सोनाली को घर से निकाल देता है और राधा से माफी मांगता है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मिहिर, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। लेकिन राधा, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब तो भाभी ने किया है ना, मैं तो बेकसूर हूँ। अगर सोनाली सच में अच्छी लड़की होती तो क्या तुम उसे छोड़ते? कभी नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम्हें सोनाली से अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे? राधा अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। विमला और मिहिर उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। राधा जाते जाते अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, आप क्यों उदास खड़ी हो? आपने जो चाहा था वो तो पूरा हो गया ना। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब आप ही इस घर की बहू हैं। अब सब आपको ही प्यार करेंगे, बस।
तभी लता का पति विकास आ जाता है और कहता है, नहीं राधा, ये इस लायक नहीं कि इसे कोई प्यार करे। लता, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी तो न जाने कल तुम हमारे ऊपर कौन से दुखों का पहाड़ तोड़ दोगी। लता विकास से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो उसे घर से निकाल देता है। लता को इस बात का पछतावा था कि उसने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। ना तो विकास अपनी पत्नी लता को माफ करता है और ना ही राधा अपने पति मिहिर को माफ करती है। सुष्मिता अपनी जेठानी शांति के साथ रहती थी। दिखाने को दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई उन दोनों के अलावा अगर कोई जानता था तो वो थे उनके पति। उन दोनों में हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी, कभी खाने को लेकर तो कभी कपड़े को लेकर। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता का पति वरुण अपनी पत्नी और अपनी भाभी शांति से कहता है, सुष्मिता भाभी और भैया, मैं सोच रहा था कि इस घर में एक नौकर रख लेते हैं, क्योंकि इस बड़े से घर में मेरी भाभी माँ और मेरी प्यारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता। इस घर की सफाई करने में इन दोनों का कितना समय बीत जाता है। ये हमारे लिए खाना कैसे बना पाएंगी? तो मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में एक नौकर को ले आता हूँ। वरुण, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे लगता है कि हमें 2 नौकर रखने चाहिए। भैया, इतना बजट कहाँ है कि हम 2 नौकर रख सके? अरे आजकल नौकर कितने महंगे हो गए हैं। ये बात तो है। ठीक है, फिर 1 नौकर रख लेते हैं। हाँ, इस घर में नौकर ले आओ, लेकिन 1 नहीं 2, क्योंकि जो नौकर मेरा काम करेगा, मैं नहीं चाहती कि वही नौकर मेरी जेठानी का भी नौकर बनकर रहे। हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा नौकर तेरा काम करे। हाँ, तो कह दीजिए ना जेठ जी को कि आपके लिए भी नौकर ले आए वो। हाँ, मेरा पति मेरे लिए नौकर तो ले ही आएगा ना, क्यों नहीं लाएगा। इस तरह दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। ये देख वरुण और विक्रम उन दोनों की लड़ाई में ना पड़ते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और काम पर जाते जाते दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। भैया, अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को कभी भी खाना समय पर नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो वरुण, इसलिए आज शाम को ही हमें एक नौकर का बंदोबस्त करना होगा। इस तरह विक्रम और वरुण अपने काम पर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता और शांति की बहस होती रहती है। वो दोनों अपनी बहस में इतनी मगन हो जाती हैं कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत चुका है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम के वक्त जब डोरबेल बजती है, सुष्मिता दरवाजा खोलती है। उसके सामने वरुण और विक्रम के साथ एक नौकर दिखता है। उस नौकर को देखकर सुष्मिता वरुण से कहती है, अरे वाह वरुण जी, आप तो आज सुबह नौकर की बात कर रहे थे और देखो शाम को आप नौकर भी ले आए अपने साथ। पति हो तो ऐसा, वरना ना हो। सुष्मिता की बातें सुनकर शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने पति के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अजी आप क्यों नहीं लेकर आए? आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी थक जाती हूँ? अरे भाग्यवान, इस नौकर को मैं और वरुण हम दोनों ही लाए हैं। श्याम लाल किसी एक की चाकरी नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे घर की सेवा करेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्यामलाल, किचन ऊपर है, जाकर खाना बना दो। ठीक है साहब। श्यामलाल किचन में जा ही रहा था कि तभी शांति उसे रोकते हुए कहती है, अरे श्यामलाल, पहले तुम मेरा और विक्रम जी का खाना बना देना। इन दोनों को क्या है, इन दोनों का आराम से बनाते रहना, क्योंकि ये लेट नाइट्स होते हैं। ठीक है मैम साहब। अरे ऐसे कैसे? श्यामलाल, पहले तुम मेरा खाना बनाओगे। बेचारा श्यामलाल उन दोनों की बात में फंस जाता है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले किसका खाना बनाया जाए। ये देख अब विक्रम श्यामलाल का समय फिक्स कर देता है और अपने समय अनुसार श्यामलाल अपना काम करता है। कुछ दिन तो घर में शांति का माहौल बना रहता है, लेकिन एक दिन श्यामलाल कपड़े धोने के लिए सुष्मिता के पास जाता है और उसे कहता है, बेन साहब, कपड़े धोने के लिए है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपके कपड़े धो देता हूँ। उसकी बात सुनकर शांति आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुम पहले मेरे कपड़े धोगे। अगर तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जी, नाम तो आपका शांति है, लेकिन आपके अंदर ना शांति नहीं है बिल्कुल भी। अरे इस समय वो मेरे कपड़े धोएगा। हाँ, श्यामलाल उन दोनों की बातें सुनकर फिर से एक बार फंस जाता है। दुखी होते हुए कहता है, मैम साहब, आप दोनों ही मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, मैं एक साथ कपड़े धो दूंगा।
नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। उनकी बात सुनकर श्यामलाल बेचारा एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है और वहां से मुंह लटकाए नीचे किचन में जाकर काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन श्यामलाल शांति के कमरे में कुर्सी पर खड़ा होकर पंखे को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। ये देख सुष्मिता नौकर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुमने आज तक इस तरह से मेरे कमरे की सफाई तो नहीं करी। अरे ऐसी कौन सी मेहरबानी करी है जेठानी जी, जो तुम उनके कमरे की इतने अच्छे से सफाई कर रहे हो। श्यामलाल कुछ बोलता तभी शांति आ जाती है और सुष्मिता को जवाब देते हुए कहती है, देवरानी जी, आप कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी आपके कमरे की सफाई का समय नहीं आया है, तो आप मेरे कमरे में आकर अपना लेक्चर मत दो श्यामलाल को। सुष्मिता मुंह बनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्यामलाल सुष्मिता के कमरे की सफाई करने आता है। सुष्मिता श्यामलाल से अपने दरवाजे को भी घिसवाती है और अपने शीशे को भी चमकवाती है। कभी अपने कमरे के फर्श को अच्छे से रगड़वाती है और इस तरह श्यामलाल पूरी तरह से फंस जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे संभाला जाए, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, मजबूर था। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल बाजार से सब्जियां लेने जा रहा था, तभी वो खुद से कहता है, क्यों ना मैं एक ही समय पर दोनों मेम साहब की सब्जियां ले आऊं और दोनों को अलग अलग समय पर दिखा दूंगा कि मैं अलग समय पर यही सब्जियां लेकर आया हूँ। यही ठीक रहेगा। इस तरह श्यामलाल सब्जियों को लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है वैसे ही उसके सामने सुष्मिता और शांति खड़ी होती है। ये देख श्यामलाल के पसीने छूट जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता कहती है, क्यों श्यामलाल, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? श्यामलाल, मैंने कितनी बार मना किया था कि इसके काम के साथ मेरा काम नहीं करना, लेकिन तुमने फिर से वही किया ना जो तुम्हें नहीं करना था। इस तरह दोनों अब श्यामलाल को खरी खोटी सुनाने लगती है और इतना सुनने के बाद कोई नौकर उनके घर में काम कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए श्यामलाल ने जवाब देते हुए उन दोनों से कहा, मेम साहब माफ करना, लेकिन मैं आपके घर में और काम नहीं कर सकता क्योंकि एक ही काम दो दो बार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अरे तो क्या तुम उसके पैसे नहीं ले रहे हो? उसकी ये बात सुनकर बेचारा श्यामलाल चुप हो जाता है और ना चाहते हुए भी उन दोनों का काम करना पड़ता है। अलग अलग समय पर एक ही काम 2 बार करता हुआ खुद को देख वो बहुत परेशान होता रहता है। परेशान होकर विक्रम और वरुण के पास जाता है और कहता है, साहब मैं और काम नहीं कर सकता, यहाँ एक ही काम 2 बार करना पड़ता है। अरे एक काम अगर कोई 2 बार करेगा तो परेशानी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने अब ठान लिया है कि इतने कम पैसों में मैं नहीं काम करने वाला। अगर आपको काम करवाना है तो आप किसी दूसरे नौकर को ढूंढ लो। मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग नौकर रखना, वरना उस बेचारे का भी मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल उनकी नौकरी उनको ही सौंप कर चला जाता है। इस तरह बेचारे वरुण और विक्रम परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों की पत्नियां हॉल में आती है और अपने पतियों से कहती है, अरे श्यामलाल कहाँ है? अरे श्यामलाल कहाँ है? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो काम छोड़कर चला गया। तुम दोनों ने उसके नाक में दम कर रखा था। अच्छा, तो हम लोगों ने उसके नाक में दम कर रखा था तो तुमने उसको निकाल दिया ना, तो अब इस घर का काम तुम लोग ही करोगे। हाँ, मेरी देवरानी बिल्कुल सही कह रही है, अब इस पूरे घर का काम तुम लोगों को ही करना होगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जिठानी चली जाती हैं। अब बेचारे वरुण और विक्रम दोनों को ही घर का काम करना पड़ता है। घर की सफाई, कपड़े धोते, बर्तन धोते और खाना बनाने के बाद बेचारे दोनों ऑफिस जाते।